नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का सिलेबस आपका जो थ्योरी क्लास चल रही थी, 3 पार्ट आपके हो चुके हैं और आज अंतिम पार्ट है जिसमें आपके यूपी लेखपाल का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को लगातार बनाकर रखिए। सिलेक्शन आपका अब आपसे दूर नहीं है। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ संबंधित जानकारी पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि किस प्रकार से आप आज के इस वीडियो की और हमारे अन्य वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेखपाल के लिए हम तकरीबन 110 पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो वन लाइनर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, थ्योरी है, करंट अफेयर्स की हैं और डीआई छोड़कर सभी टॉपिक्स की पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप जुड़ सकते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। टॉपिक है भविष्य के कौशल, फ्यूचर स्किल्स। फ्यूचर स्किल्स उन तकनीकी और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को संदर्भित करते हैं जो 21वीं सदी के डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी कि डिजिटल इकोनॉमी और चौथी औद्योगिक क्रांति में रोजगार के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली जो टेक्निक है इंपॉर्टेंट, वो है डेटा एनालिटिक्स। ये कच्चे डेटा का विश्लेषण करके उसमें से उपयोगी जानकारी निकालने का वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसायों और सरकार को सटीक निर्णय लेने में मदद करना है। इसमें डेटा को साफ करना, मॉडल बनाना और डेटा विजुअलाइजेशन शामिल है। डेटा एनालिटिक्स के प्रमुख प्रकार डिस्क्रिप्टिव क्या हुआ, डायग्नोस्टिक क्यों हुआ, प्रेडिक्टिव क्या होगा और प्रिस्क्रिप्टिव क्या करना चाहिए। इसके लिए उपयोग होने वाले प्रमुख टूल्स में पाइथन, आर, एसक्यूएल, टेबलयू और माइक्रोसॉफ्ट स्केल शामिल है। बड़े पैमाने पर डेटा, जो जिसे बिग डेटा कहते हैं, को प्रोसेस करने के लिए अपाचे हडूप और अपाचे स्पार्क जैसे फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स ईडीए, यह डेटा के मुख्य गुणों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया है। डेटा एनालिटिक्स में पावर बीआई एक अत्यंत लोकप्रिय व्यावसायिक विश्लेषण सेवा है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। डेटा एनालिस्ट मुख्य रूप से डेटा में पैटर्न और रुझान खोजने का कार्य करते हैं। स्वास्थ्य सेवा में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग महामारी की भविष्यवाणी और व्यक्तिगत चिकित्सा के लिए किया जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट क्लाउड के माध्यम से डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर और एक्सेस करने की तकनीकी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसके 3 मुख्य सेवा मॉडल हैं। एक है IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा है PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और तीसरा है SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यह डेटा स्टोरेज को सस्ता, सुरक्षित और कहीं से भी एक्सेस करने योग्य बनाता है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट के प्रकार, पब्लिक क्लाउड होता है एक सार्वजनिक, दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड यानी कि निजी और तीसरा होता है हाइब्रिड क्लाउड यानी कि मिश्रित। उदाहरण है गूगल ड्राइव, अमेजन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एजूरे। सर्वरलेस कंप्यूटिंग, इसमें क्लाउड प्रदाता सर्वर के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन स्वयं करता है और उपयोगकर्ता के केवल कोड चलाने के लिए भुगतान करते हैं। एड्ज कंप्यूटिंग, यह क्लाउड का एक विस्तार है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग मुख्य डेटा केंद्र के बजाय डेटा स्रोत के करीब की जाती है, जिससे लेटेंसी कम होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन तकनीकी पर निर्भर करती है जो एक ही भौतिक सर्वर पर कई वर्चुअल मशीन चलाने की अनुमति देती है। भारत में डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए सरकार स्थानीय डेटा केंद्रों के निर्माण पर जोर दे रही है। DRAS, डिजास्टर रिकवरी एज ए सर्विस, यह प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान क्लाउड के माध्यम से डेटा और अनुप्रयोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डिजिटल डेटा को चोरी, डैमेज या अनधिकृत पहुंच से बचाने का अभ्यास साइबर सुरक्षा कहलाता है। भविष्य में हर उद्योग डिजिटल हो रहा है, इसलिए डेटा ब्रीच से बचने के लिए यह सबसे अधिक मांग वाला कौशल है। इसमें नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा और क्लाउड सुरक्षा जैसे उपक्षेत्र शामिल हैं। एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एथिकल हैकिंग
और सिस्टम की कमजोरियों को खोजने का काम करता है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर आधुनिक साइबर सुरक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें किसी पर भी विश्वास न करें की नीति अपनाई जाती है। साइबर सुरक्षा का मुख्य आधार CIA ट्रेड है। कॉन्फिडेंशियली यानी कि गोपनीयता, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता और अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता। हैकर्स के मुख्य प्रकार क्या हैं? व्हाइट हैट एथिकल सुरक्षा विशेषज्ञ, ब्लैक हैट दुर्भावनापूर्ण अपराधी और ग्रे हैट बिना अनुमति के सिस्टम की जांच करने वाले। SOC क्या है? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। यह एक केंद्रीयकृत इकाई है जो संगठन की सुरक्षा स्थिति की निगरानी और विश्लेषण करती है। भारत में राष्ट्रीय स्तर की साइबर सुरक्षा आपात स्थितियों को संभालने के लिए CERT इन यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया नोडल एजेंसी है। भारत सरकार द्वारा बॉटनेट संक्रमण का पता लगाने और सिस्टम को साफ करने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की गई है। अब हम बात करेंगे AI लिटरेसी की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता की। तो AI को समझने, उसका उपयोग करने और उसके नैतिक परिणामों का मूल्यांकन करने की क्षमता को AI लिटरेसी कहते हैं। यह केवल कोडिंग के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मशीनें कैसे निर्णय लेती हैं। AI साक्षरता के से व्यक्ति डीप फेक और AI जनित भ्रामक सूचनाओं को पहचानने में सक्षम होता है। भविष्य में हर क्षेत्र, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा में AI टूल्स जैसे चैट GPT, जेमिनी का दैनिक उपयोग होगा। इसमें डेटा प्राइवेसी और AI के पूर्वाग्रह के प्रति जागरूकता भी शामिल है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यह जनरेटिव AI मॉडल जैसे चैट GPT से सर्वोत्तम संभव आउटपुट प्राप्त करने के लिए निर्देश लिखने की कला है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLMs ये विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित AI सिस्टम है जैसे GPT-4, गूगल जेमिनी, जो मानव जैसी भाषा को समझ और उत्पन्न कर सकते हैं। AI का परीक्षण करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है, जो यह मापता है कि मशीन इंसान की तरह व्यवहार कर सकती है या नहीं। AI साक्षरता में हैलुसिनेशन को समझना महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है AI द्वारा पूरी तरह से गलत लेकिन भरोसेमंद दिखने वाली जानकारी उत्पन्न करना। तो चैट GPT ये बहुत करता है, आपको धोखा देता है, आपको हैलुसिनेशन देता है कि ये सही है लेकिन ये गलत होता है। भारत सरकार ने AI के सुरक्षित और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया AI राष्ट्रीय AI पोर्टल पहल शुरू की है। अब हम बात कर लेते हैं कोडिंग की। कंप्यूटर की विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देश देने की प्रक्रिया को कोडिंग या प्रोग्रामिंग कहा जाता है। यह सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की मूल भाषा है, फंडामेंटल लैंग्वेज है। भविष्य के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग भाषाएं पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा और C++ हैं। कोडिंग तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग और समस्या समाधान कौशल को विकसित करती हैं। वर्तमान में लो कोड और नो कोड प्लेटफॉर्म्स भी लोकप्रिय हो रहे हैं, जो कम कोडिंग के साथ ऐप बनाने की सुविधा देते हैं। कोडिंग के लिए डेवलपर्स IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसे VS कोड या एक्लिप्स का उपयोग करते हैं, जो कोड लिखने और डिबग करने में मदद करते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट या गिटहब यह डेवलपर्स को कोड में किए गए बदलावों को ट्रैक करने और एक साथ काम करने की सुविधा देता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये उच्च स्तरीय भाषा को कोड को कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले मशीन कोड में बदलते हैं। तो जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले मशीन कोड में बदलते हैं। कंपाइलर एक बार में पूरा प्रोग्राम बदल देता है और इंटरप्रेटर एक लाइन दर लाइन चलता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP यह एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान है जो क्लास और ऑब्जेक्ट की अवधारणाओं पर आधारित है, जैसे जावा और C++। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और जिसे कोई भी जांच, संशोधित और बढ़ा सकता है, उदाहरण के लिए लिनक्स। अब हम बात कर लेते हैं साइबर सुरक्षा की, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर हमलों से बचाने की तकनीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैलवेयर क्या होते हैं, जो वायरस, वर्म और ट्रोजन के नाम से जाने जाते हैं। मैलवेयर जो होते हैं, यह कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या डेटा चुराने
के इरादे से बनाया गया एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या है? यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी अन्य फाइल के साथ जुड़कर कंप्यूटर में प्रवेश करता है और फाइलों को करप्ट करता है। इसे फैलने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। वर्म क्या होते हैं? वायरस के विपरीत वर्म को फैलने के लिए किसी होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती है। यह नेटवर्क के माध्यम से स्वयं की प्रतियां बनाता है और बैंडविड्थ को धीमा कर देता है। ट्रोजन क्या है? यह एक ऐसा मैलवेयर है जो खुद को एक वैध या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में छुपाता है। जब उपयोगकर्ता इसे इंस्टॉल करता है तो यह सिस्टम में पिछले दरवाजे से हैकर्स को प्रवेश दे देता है। मैलवेयर से बचाव के लिए हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए। स्पाईवेयर कौन से होते हैं? यह एक मैलवेयर है जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की गतिविधि की निगरानी करता है। पेगासस दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाईवेयर माना जाता है। एडवेयर क्या होते हैं? यह अवांछित विज्ञापन स्क्रीन पर पॉपअप करता है और अक्सर मुफ्त सॉफ्टवेयर के साथ बंडल होकर आता है। लॉजिक बम क्या है? यह एक ऐसा कोड है जो सिस्टम में छिपा रहता है और किसी विशिष्ट शर्त या समय के पूरा होने पर ही ट्रिगर करता है। रूट किट्स क्या होते हैं? ये मैलवेयर सिस्टम में गहरी पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और एंटीवायरस से खुद को छिपाने में भी माहिर होते हैं। बोटनेट क्या है? यह संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जिसे हैकर दूर से नियंत्रित करता है। इसका उपयोग DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमलों के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं फिशिंग की, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई है। यह एक साइबर अपराध है जिसमें हैकर्स विश्वसनीय संस्था जैसे बैंक का रूप धारण करके फर्जी ईमेल या मैसेज भेजते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या OTP चुराना होता है। जब यह हमला मोबाइल SMS के माध्यम से होता है तो इसे स्मिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मिशिंग। जब यह वॉइस कॉल के माध्यम से होता है तो इसे विशिंग कहते हैं। फिशिंग से बचने के लिए हमेशा वेबसाइट के URL में HTTPS और पैडलॉक चिन्ह की जांच करनी चाहिए। स्पीयर फिशिंग क्या होती है? जब फिशिंग हमला किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन को लक्षित करके किया जाता है तो उसे स्पीयर फिशिंग कहते हैं। व्हेलिंग क्या है? यह स्पीयर फिशिंग का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें कंपनी के उच्च अधिकारियों जैसे CEO और CFO को निशाना बनाया जाता है। फार्मिंग क्या है? इसमें हमलावर वेबसाइट के डोमेन नेम सिस्टम DNS से छेड़छाड़ करता है जिससे उपयोगकर्ता सही URL टाइप करने पर भी फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाता है। क्लोन फिशिंग क्या है? इसमें हैकर पहले से भेजे गए किसी वैध ईमेल की नकल बनाता है और उसमें दुर्भावनापूर्ण लिंक जोड़कर भेजता है। स्पूफिंग क्या है? यह अपनी पहचान छिपाकर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था का रूप धारण करने की प्रक्रिया है, जैसे ईमेल स्पूफिंग या कॉलर ID स्पूफिंग। बात करते हैं रैंसमवेयर की। यह एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता के सिस्टम या डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और पहुंच को रोक देता है। डेटा को वापस अनलॉक करने डिक्रिप्ट के लिए हैकर्स फिरौती की मांग करते हैं, जो अक्सर क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में मांगी जाती है। 2017 का वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक दुनिया के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक था। इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका अपने महत्वपूर्ण डेटा का नियमित रूप से बैकअप क्लाउड या एक्सटर्नल ड्राइव में रखना होता है। रैंसमवेयर हमलों में फिरौती देने के बाद भी डेटा वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। रैंसमवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं, एक तो क्रिप्टो रैंसमवेयर जो केवल डेटा एन्क्रिप्ट करता है, और लॉकर रैंसमवेयर जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर देता है। डबल एक्सटॉर्शन, दोहरा जबरन वसूली। आधुनिक हैकर्स न केवल डेटा एन्क्रिप्ट करते हैं बल्कि फिरौती न देने पर डेटा को सार्वजनिक करने की धमकी भी देते हैं। RAS यानी कि रैंसमवेयर एज ए सर्विस। आज डार्क वेब पर रैंसमवेयर टूलकिट किराए पर उपलब्ध है, जिससे कम तकनीकी ज्ञान वाले अपराधी भी हमला कर सकते हैं। लॉकबिट और रीविल, ये हाल के वर्षों में दुनिया भर के कॉर्पोरेट और सरकारी नेटवर्क को पंगु बनाने वाले कुछ सबसे सक्रिय रैंसमवेयर समूह हैं। रैंसमवेयर से संक्रमित होने पर सिस्टम को नेटवर्क से तुरंत डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए ताकि यह अन्य उपकरणों में न फैले। बात करते हैं फायरवॉल और इंक्रिप्शन की। फायरवॉल क्या है? यह एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है।
फायरवॉल सुरक्षा नियमों के आधार पर अनधिकृत पहुंच को ब्लॉक करता है। यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों रूपों में हो सकता है। एन्क्रिप्शन क्या है? यह पढ़ने योग्य सामान्य टेक्स्ट को एक कोडेड रूप में बदलने की प्रक्रिया है जिसे केवल डिक्रिप्शन कुंजी द्वारा ही डिक्रिप्शन की द्वारा ही खोला जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। इंड टू इंड इंक्रिप्शन क्या है? इसका उपयोग व्हाट्सएप जैसे ऐप्स में होता है जहां केवल सेंडर और रिसीवर ही मैसेज पढ़ सकते हैं। एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान अगर डेटा चोरी भी हो जाए तो हैकर उसे पढ़ न सकें। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इसमें डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही कुंजी का उपयोग किया जाता है। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है? इसमें दो कुंजियों का उपयोग होता है, एक पब्लिक की यानी कि सार्वजनिक कुंजी, दूसरी है एनक्रिप्ट करने के लिए। जो पब्लिक की है ये सार्वजनिक कुंजी होती है और ये एनक्रिप्ट करने के लिए होती है। दूसरी है प्राइवेट की, निजी कुंजी, जो डिक्रिप्ट करने के लिए, उदाहरण के लिए आरएसए एल्गोरिथम। वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह सार्वजनिक इंटरनेट पर एक सुरक्षित और एनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है जो उपयोगकर्ता की पहचान और डेटा को छुपाता है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या है? यह सबसे सामान्य प्रकार का फायरवॉल है जो डेटा पैकेट के आईपी पते और पोर्ट नंबर के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? यह डिजिटल प्रमाण पत्रों और सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन का उपयोग करके सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सूचना हस्तांतरण की व्यवस्था करता है। बात करेंगे साइबर कानून की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए मुख्य कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। धारा 65 सेक्शन 65 कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों जो जैसे सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर सजा का प्रावधान करता है। धारा 66 कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने या डेटा चुराने से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। धारा 66 डी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण या धोखाधड़ी करना, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर सख्त सजा। धारा 43 बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचना, डेटा डाउनलोड करना या वायरस डालना जिसके लिए मुआवजे का प्रावधान है। धारा 66 ई किसी की सहमति के बिना उसके निजी तस्वीरों को खींचना या प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है। धारा 66 एफ भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से किए गए साइबर हमले साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, इस संशोधन के द्वारा आईटी एक्ट 2000 में नए साइबर अपराधों जैसे फिशिंग, स्पैमिंग और डेटा चोरी से निपटने के प्रावधान जोड़े गए हैं। डीपीडीपी एक्ट 2023 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, यह भारत का नवीनतम कानून है जो कंपनियों को नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए जवाबदेह बनाता है और डेटा ब्रीच पर भारी जुर्माना लगाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नए सेक्शन की तरफ जिसका नाम है तकनीकी विकास और नवाचार, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तकनीकी विकास और नवाचार। आधुनिक युग में तकनीकों का तेजी से विकास हो रहा है जो डेटा के प्रबंधन, सुरक्षा और संचार की गति को पूरी तरह से बदल रहा है। बात करेंगे क्लाउड टेक्नोलॉजी की। यह भौतिक सर्वर बनाए रखने के बजाय इंटरनेट पर डेटा और कंप्यूटिंग पावर प्रदान करने की तकनीकी है। क्लाउड तकनीकी कंपनियों को पे एज यू गो, जितना उपयोग उतना भुगतान मॉडल पर काम करने की सुविधा देती है। भारत सरकार की क्लाउड पहल का नाम जीआई क्लाउड है जो ई गवर्नेंस सेवाओं को गति देने के लिए है। इससे डेटा रिकवरी बहुत आसान हो जाती है क्योंकि डेटा रिमोट सर्वर पर सुरक्षित रहता है। डिजी लॉकर भारत में नागरिकों के लिए एक सफल क्लाउड आधारित दस्तावेज भंडारण सुविधा है। मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी, जब कोई संगठन जोखिम को कम करने के लिए एक ही क्लाउड प्रदाता पर निर्भर न होकर कई प्रदाताओं का उपयोग करता है, जैसे AWS और अजूरे। AWS अमेजन का है और अजूरे जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मुख्य रूप से माइक्रो सर्विसेज पर आधारित होता है जहां बड़े एप्लीकेशंस को छोटे स्वतंत्र भागों में तोड़ा जाता है। लोड बैलेंसिंग, यह क्लाउड की एक प्रमुख विशेषता है जो सुनिश्चित करती है कि नेटवर्क ट्रैफिक को कई सर्वरों पर समान रूप से वितरित किया जाए ताकि कोई एक सर्वर क्रैश ना हो।
एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भारत सरकार के लिए सुरक्षित क्लाउड सेवाएं नेशनल क्लाउड मेघदूत प्रदान करता है। हाइपरवाइजर यह क्लाउड कंप्यूटिंग का वह सॉफ्टवेयर लेयर है जो भौतिक हार्डवेयर को वर्चुअल मशीनों में विभाजित और प्रबंधित करता है। तो हाइपरवाइजर जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग का वह सॉफ्टवेयर लेयर है जो भौतिक हार्डवेयर को वर्चुअल मशीनों में विभाजित और प्रबंधित करता है। बात करते हैं ब्लॉकचेन की, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ब्लॉकचेन एक वितरित वही खाता है जो डेटा को ब्लॉकों में स्टोर करता है। तो क्या करता है? ब्लॉकचेन एक वितरित वही खाता तकनीकी है जो डेटा को ब्लॉकों में स्टोर करती है। प्रत्येक नया डेटा ब्लॉक पुराने ब्लॉक के क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से एक चेन में जुड़ा होता है, जिससे इसे हैक करना या बदलना लगभग असंभव है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन तकनीकी पर ही आधारित है। इसका उपयोग केवल पैसे के लेन देन में नहीं बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वोटिंग सिस्टम और सप्लाई चेन ट्रैफिकिंग में किया जाता है। यह पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करती है क्योंकि इसमें किसी केंद्रीय प्राधिकरण जैसे बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। हैश फंक्शन ब्लॉकचेन में डेटा को सुरक्षित करने के लिए SHA 256 सिक्योर हैश एल्गोरिथम जैसे मैथमेटिकल फंक्शन का उपयोग किया जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क POW और प्रूफ ऑफ स्टेक POS ये कंसेंसस मैकेनिज्म है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क में लेन देन को मान्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वेब 3 यह इंटरनेट की अगली पीढ़ी है जो पूरी तरह से ब्लॉकचेन तकनीकी और विकेंद्रीकरण पर आधारित है। NFT नॉन फंगिबल टोकन यह ब्लॉकचेन पर एक अद्वितीय डिजिटल एसेट है जो कला, संगीत या डिजिटल संपत्ति के स्वामित्व को प्रमाणित करता है। ब्लॉकचेन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है पब्लिक ब्लॉकचेन जो सार्वजनिक जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, और दूसरा है प्राइवेट परमिशन्ड ब्लॉकचेन निजी जिसे किसी एक संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला है क्वांटम कंप्यूटिंग। यह क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित कंप्यूटिंग की एक क्रांतिकारी शाखा है। पारंपरिक कंप्यूटर डेटा को बिट्स 0 या 1 में प्रोसेस करते हैं जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। क्यूबिट्स एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। इस सिद्धांत को सुपरपोजिशन कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर उन जटिल गणितीय समस्याओं को सेकंडों में हल कर सकते हैं जिन्हें सुलझाने में पारंपरिक सुपर कंप्यूटरों को हजारों साल लगेंगे। अगला है भारत सरकार ने क्वांटम तकनीकी के विकास के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत की है। क्वांटम इंटेंगलमेंट या क्वांटम उलझाव यह क्वांटम भौतिकी का एक गुण है जहां दो क्यूबिट्स एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि एक की अवस्था बदलने पर दूसरे की अवस्था तुरंत बदल जाती है, चाहे वे कितनी भी दूर हो। क्वांटम सुपरमेसी यह वह बिंदु है जब एक क्वांटम कंप्यूटर किसी ऐसे कार्य को पूरा कर लेता है जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी व्यवहारिक समय में पूरा नहीं कर सकता, जैसे गूगल का साइकामोर। तो ये गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व की है जो नॉर्मल कंप्यूटर्स को सॉल्व करने में 10,000 साल लग जाते। QKD क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यह एक अल्ट्रा सिक्योर संचार विधि है। यदि कोई हैकर QKD से भेजे गए डेटा को बीच में पढ़ने की कोशिश करता है तो क्वांटम अवस्था नष्ट हो जाती है और सेंडर को तुरंत पता चल जाता है। क्वांटम कंप्यूटर का सबसे बड़ा वर्तमान दोष डिकोहेरेंस है, यानी क्यूबिट्स पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और जल्दी अपनी स्थिति खो देते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग से पारंपरिक एन्क्रिप्शन जैसे RSA के टूटने का खतरा है, इसलिए वैज्ञानिक अब पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विकसित कर रहे हैं। तो ये क्वांटम वाला जो सेक्शन है आपके लिए थोड़ा कठिन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत हाई लेवल का है। जरूरी नहीं कि यहां से प्रश्न आए, लेकिन एक बार आप पढ़ के जाइएगा, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। बात कर लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी की। 5G यानी कि 5th जनरेशन वायरलेस संचार तकनीकी की नवीनतम पीढ़ी है। भारत में इसे 1 अक्टूबर 2022 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। इसकी इंटरनेट स्पीड 4G की तुलना में लगभग 10 से 100 गुना अधिक है। मल्टी गीगाबिट स्पीड होती है। 5G की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अल्ट्रा लो लेटेंसी है, यानी डेटा ट्रांसफर में लगने वाला कम समय। यह तकनीकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्वायत्त वाहनों और रिमोट सर्जरी जैसे नवाचारों को संभव बनाएगी।
5G नेटवर्क मुख्य रूप से 3 बैंड्स लो, मिड, हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर काम करता है, जो उच्च क्षमता और बेहतर कवरेज देते हैं। नेटवर्क स्लाइसिंग ये 5G की एक प्रमुख तकनीकी है जो ऑपरेटरों को एक ही भौतिक नेटवर्क पर कई वर्चुअल नेटवर्क प्रत्येक विशिष्ट आवश्यकता के लिए बनाने की अनुमति देती है। मैसिव मीमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट 5G बेस स्टेशनों में सैकड़ों एंटेना का उपयोग होता है जो एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को तेज डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करते हैं। EMBB इनहैंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड यह 5G का वह पहलू है जो स्मार्टफोन और VR उपकरणों के लिए अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट स्पीड सुनिश्चित करता है। URLLC अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशंस यह 5G की वह विशेषता है जो बिना किसी देरी के जीवन रक्षक अनुप्रयोगों जैसे रिमोट रोबोटिक सर्जरी के लिए 99.99% विश्वसनीयता प्रदान करती है। 5G के बाद भारत सरकार ने भारत 6G विजन दस्तावेज जारी किया है जिसका लक्ष्य 2030 तक देश में 6G सेवाओं को तैनात करना है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीकी की, यानी कि AI एंड एडवांस टेक की। कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक मशीन या सॉफ्टवेयर की वह क्षमता है जो मानव बुद्धि ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करती है। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ AI कहा जाता है, जिन्होंने 1956 के डार्टमाउथ सम्मेलन में इस शब्द को गढ़ा था। AI के 3 प्रकार हैं। एक है नैरो AI किसी विशिष्ट कार्य के लिए जैसे सिरी और एलेक्सा, बातचीत के लिए जो आप होम में यूज करते हैं, कमांड देते हैं और वो कुछ करके देती है। दूसरी है जनरल AI इंसान के बराबर बुद्धि होती है और तीसरी है सुपर AI इंसानों से अधिक बुद्धि। वर्तमान में दुनिया नैरो AI के स्तर पर है। AI के प्रमुख अनुप्रयोग वर्चुअल असिस्टेंट, चेहरे की पहचान, स्वचालित अनुवाद और चैटबॉट के रूप में काम करती है। यह विशाल डेटा और उन्नत एल्गोरिथम के माध्यम से काम करता है। जनरेटिव AI यह AI का वह प्रकार है जो सीखे गए पैटर्न के आधार पर नया और मूल कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो बनाता है। चैट GPT और मिड जर्नी इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जेमिनी भी है। बहुत सारी ऐसे AI कंपनीज हैं जो AI टूल के माध्यम से मूल कंटेंट बनाते हैं। NLP क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यह AI की वह शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए गूगल ट्रांसलेट। कंप्यूटर विजन क्या है? यह AI को छवियां और वीडियो को देखने और समझने की क्षमता देता है। इसका उपयोग मेडिकल इमेजिंग और सेल्फ ड्राइविंग कारों में होता है। एक्सपर्ट सिस्टम ये शुरुआती AI प्रोग्राम थे जैसे MICN जो विशिष्ट क्षेत्रों में मानव विशेषज्ञों का निर्णय लेने की क्षमता की नकल करते थे। AI में बायस पूर्वाग्रह का एक बड़ी चुनौती है। यदि AI को पक्षपाती डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है तो इसके परिणाम भी नस्लवादी या भेदभावपूर्ण हो सकते हैं। GANS जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क ये 2 न्यूरल नेटवर्क का संयोजन है जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे अत्यधिक यथार्थवादी चित्र और डीप फेक्स उत्पन्न होते हैं। बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपसमूह है। इसमें मशीनों को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा के आधार पर स्वयं सीखने और सुधार करने की क्षमता दी जाती है। जितना अधिक डेटा मशीन को दिया जाता है उसकी भविष्यवाणी या परिणाम उतने ही सटीक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर जो वीडियो सिफारिशें आती हैं वे मशीन लर्निंग का ही परिणाम है। स्पैम ईमेल फिल्टरिंग भी ML एल्गोरिथम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सुपरवाइज्ड लर्निंग इसमें मशीन को लेबल किए गए डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए मशीन को बताया जाता है कि यह बिल्ली की तस्वीर है और फिर वह नई तस्वीरों में बिल्ली को पहचानती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इसमें बिना लेबल वाले डेटा का उपयोग होता है। मशीन स्वयं डेटा में छिपे हुए पैटर्न या समूहों को खोजती है। उदाहरण के लिए ग्राहकों को उनके खरीदारी पैटर्न के आधार पर बांटना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग यह पुरस्कार और दंड की विधि पर आधारित है। मशीन अपनी गलतियों से सीखती है। उदाहरण के लिए शतरंज खेलने वाला AI जैसे AI फॉर गो।
डिसीजन ट्रीज और एसबीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये मशीन लर्निंग के क्लासिकल वर्गीकरण एल्गोरिथम हैं जिनका उपयोग डेटा को विभिन्न श्रेणियों में छांटने के लिए किया जाता है। करते हैं, अगला जो सेक्शन है वो है ओवरफिटिंग। यह एमएल में एक समस्या है जब कोई मॉडल ट्रेनिंग डेटा को तो बहुत अच्छे से रट लेता है लेकिन नए अज्ञात डेटा पर सही परिणाम नहीं दे पाता है। और ओवरफिटिंग इस समय चैट जीपीटी में आपको बहुत देखने को मिलती है। वो बहुत सारे अपने मनगढ़ंत उत्तर देता है जब आप उससे कुछ पूछते हैं। अब हम बात करते हैं डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक और उन्नत उपसमूह है जो मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली से प्रेरित है। यह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है जिसमें कई परतें होती हैं। यह बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा जैसे इमेज, वीडियो और ऑडियो को प्रोसेस करने में सबसे सक्षम है। चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर की पहचान के लिए मेडिकल इमेजिंग और स्वचालित ड्राइविंग में डीप लर्निंग का व्यापक उपयोग होता है। यह प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण को अधिक सटीक बनाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। लेयर्स इन डीएल यानी कि डीप लर्निंग में जो लेयर होती है उनकी बात करेंगे। न्यूरल नेटवर्क में 3 मुख्य परतें होती हैं। पहली होती है इनपुट लेयर जिसमें डेटा ग्रहण करना प्रोसेस होता है। फिर दूसरी होती है हिडन लेयर्स, डेटा की जटिल प्रोसेसिंग जहां पर होती है। और फिर आती है आउटपुट लेयर, अंतिम परिणाम। डीप शब्द कई हिडन लेयर्स की उपस्थिति को दर्शाता है। बात करते हैं CNN की, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। ये डीप लर्निंग का वह आर्किटेक्चर है जिसे विशेष रूप से इमेज और वीडियो रिकॉग्निशन के लिए डिजाइन किया गया है। RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, यह अनुक्रमिक डेटा, सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करता है। इसका उपयोग स्पीच रिकॉग्निशन जैसे अलेक्सा और भाषा अनुवाद में किया जाता है क्योंकि यह पुराने डेटा को याद रखता है। बात करेंगे बैक प्रोपेगेशन। यह डीप लर्निंग की रीढ़ है जिसमें नेटवर्क अपनी गलतियों को मूल्यांकन करता है और सटीकता पर सुधार के लिए अपने वजन को पीछे की ओर समायोजित करता है। डीप लर्निंग मॉडल को चलाने के लिए भारी कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए पारंपरिक सीपीयू के बजाय जीपीयूज यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बिग डेटा और डेटा माइनिंग की। बिग डेटा यह उन विशाल और जटिल डेटा सेट को संदर्भित करता है जिन्हें पारंपरिक डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम द्वारा प्रोसेस नहीं किया जा सकता। बिग डेटा की विशेषताएं मुख्य रूप से 5 V's द्वारा परिभाषित होती हैं: वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू, यानी कि मात्रा, गति, विविधता, सटीकता और उपयोगिता। डेटा माइनिंग यह बिग डेटा के विशाल भंडार में से छिपे हुए पैटर्न, रुझान और उपयोगी जानकारी खोजने की प्रक्रिया है। इसे नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस भी कहा जाता है। डेटा माइनिंग का उपयोग ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहक के व्यवहार का विश्लेषण करके बिक्री बढ़ाने के लिए करती हैं। डेटा वेयरहाउस वर्सेस डेटा लेक। डेटा वेयरहाउस से संरचित डेटा संग्रहित करता है जबकि डेटा लेक संरचित, अर्धसंरचित और असंरचित सभी प्रकार के डेटा का एक विशाल भंडार है। मैप रेड्यूस, यह हडूप इकोसिस्टम का एक मुख्य प्रोग्रामिंग मॉडल है जो बिग डेटा को एक छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर प्रोसेस करता है और फिर परिणामों को मिलाता है। एसोसिएशन रूल, ये क्या है? डेटा माइनिंग की यह तकनीकी दिखाती है कि वस्तुएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए मार्केट बास्केट एनालिसिस, अगर कोई ब्रेड खरीदता है तो उसके मक्खन खरीदने की भी संभावना है। आउटलियर डिटेक्शन, यह डेटा माइनिंग का वह हिस्सा है जो सामान्य पैटर्न से बिल्कुल अलग डेटा पॉइंट्स की पहचान करता है। इसका सबसे बड़ा उपयोग क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन में होता है। क्लस्टरिंग क्या होती है? यह समान गुणों वाले डेटा को एक समूह में इकट्ठा करने की प्रक्रिया है जो बिना किसी पूर्व जानकारी के डेटा में संरचना खोजने में मदद करते हैं, जैसे के मीन्स एल्गोरिथम। अब हम बात करेंगे भारत की उपलब्धियां। भारत की उपलब्धियां क्या हैं टेक्नोलॉजी में? तो उस टेक्नोलॉजी की, भारत की उपलब्धियों की हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत ने पिछले एक दशक में डिजिटल बुनियादी ढांचे और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व वैश्विक उपलब्धियां हासिल की हैं। डिजिटल इंडिया मिशन, यह योजना भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है पावर टू एम्पावर। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज
और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके 3 प्रमुख विजन हैं: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, डिजिटल रूप से सेवाएं देना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। उमंग ऐप की अगर बात की जाए तो ये भी एक हिस्सा है भारत के डिजिटल इंडिया मिशन का। डिजी लॉकर है, ई हॉस्पिटल है और ई प्रमाण है। ये सभी इसी मिशन का सफल हिस्से हैं। भारत नेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। भाषणी या डिजिटल इंडिया के तहत एक एआई आधारित राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है, जो भारतीय भाषाओं की बाधाओं को दूर कर इंटरनेट को मातृभाषा में सुलभ बनाता है। ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यह ई कॉमर्स के एकाधिकार को तोड़ने और छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार का एक खुला नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। ई संजीवनी, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, जिसने ग्रामीण भारत में दूरस्थ चिकित्सा परामर्श में क्रांति ला दी है। पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन, ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता दर बढ़ाने की एक प्रमुख पहल है। माई जीओवी प्लेटफॉर्म, यह नागरिकों की भागीदारी का एक क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, जो सुशासन के लिए जनता और सरकार को जोड़ता है। अब हम बात करेंगे आधार और यूपीआई रिवॉल्यूशन की। आधार, यह यूडीएआई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा पर आधारित है। यह विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत पैसा ट्रांसफर करती है। भारत आज डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। अब यूपीआई ग्लोबल हो चुका है। इसे फ्रांस, सिंगापुर, यूएई और श्रीलंका जैसे देशों ने भी अपनाया है। जैम ट्रिनिटी, जनधन योजना, आधार और मोबाइल नंबर के जुड़ाव ने भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी में भ्रष्टाचार को खत्म किया है। ई रूपी, यह एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल वाउचर है, जो एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में लाभार्थियों को विशिष्ट उद्देश्य जैसे स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भेजा जाता है। यूपीआई 123 पे, यह फीचर फोन बिना इंटरनेट वाले साधारण फोन उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू की गई यूपीआई सेवा है, जिससे वे डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यह बैंक ग्राहकों को अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का उपयोग करके माइक्रो एटीएम के माध्यम से बुनियादी बैंकिंग सेवाएं, नगद निकासी आदि प्राप्त करने की अनुमति देता है। यूपीआई लाइट, यह बिना पिन डाले छोटे मूल्य के लेन देन 500 रुपए तक को तेजी से और बिना इंटरनेट के करने के लिए डिजाइन किया गया एक ऑन डिवाइस वॉलेट है। इसरो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या है? इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उपग्रह प्रक्षेपण में दुनिया के सबसे भरोसेमंद और किफायती संगठन के रूप में पहचान बनाई है। चंद्रयान 3, 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदित्य L1, यह सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है। नाविक, यह भारत की अपनी स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली है, जो अमेरिकी जीपीएस का एक मजबूत विकल्प है। इसरो ने 2017 में PSLV C-37 के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। गगनयान, यह इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसका लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है। निशार, नासा इसरो सार, यह नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है, जो पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र को मापेगा। SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसरो ने 500 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए एक सस्ता और जल्दी असेंबल होने वाला नया रॉकेट विकसित किया है। इन स्पेस, ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अनुमति देने वाली एक स्वायत्त नोडल एजेंसी है।
शुक्रयान यह मंगल और चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह के वायुमंडल को अध्ययन करने के लिए इसरो का एक प्रस्तावित मिशन है। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एजुकेशन एंड आईओटी इन स्मार्ट सिटीज की। ऑनलाइन शिक्षा कोविड 19 के बाद भारत में एक एड टेक क्रांति आई है। स्वयं भारत सरकार का एक मुफ्त ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। बहुत अच्छा पोर्टल है, यहां से आप बहुत सारे कोर्स फ्री में कर सकते हैं। दीक्षा यह स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यह उन उपकरणों का नेटवर्क है जो इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी। स्मार्ट सिटीज में आईओटी भारत के स्मार्ट सिटी मिशन में आईओटी का उपयोग स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट और कचरा प्रबंधन के लिए सेंसर के माध्यम से किया जा रहा है। बिजली की चोरी रोकने और खपत ट्रैक करने के लिए लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर आईओटी का ही बेहतरीन उदाहरण है। एनपीटीईएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग ये आईआईटीज और आईआईएसएस द्वारा शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है जो इंजीनियरिंग और विज्ञान में मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान करता है। ईपीजी पाठशाला ये यूजीसी द्वारा संचालित एक पोर्टल है जो पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला ई कंटेंट उपलब्ध कराता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर आईओटी सेंसर का उपयोग मिट्टी की नमी, मौसम की स्थिति और फसल के स्वास्थ्य की वास्तविक समय में निगरानी के लिए किया जा रहा है। स्मार्ट ग्रिड्स ये आईओटी सक्षम बिजली ग्रिड है जो बिजली आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखने, ऊर्जा की बर्बादी को रोकने और बिजली कटौती को कम करने में मदद करते हैं। IPv6 की भूमिका आईओटी के विस्तार के लिए IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अरबों नए स्मार्ट उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए पर्याप्त आईपी एड्रेस प्रदान करता है। अब हम बात कर लेते हैं आज के 30 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की, जो अभी आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है, इसके महत्वपूर्ण 30 वन लाइनर्स। तो भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसे सीडैक पुणे द्वारा विकसित किया गया था। आईटी एक्ट 2000 को भारत की संसद में पारित किया गया था, जो देश के प्रथम साइबर कानून के रूप में जाना गया। एक ऐसा प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करता है और अपनी प्रतियां बनाता है, उसे वायरस कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। धोखाधड़ी के माध्यम से किसी की व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड आदि प्राप्त करने की प्रक्रिया को फिशिंग कहा जाता है। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसे कूट रूप यानी कि कोडेड फॉर्मेट में बदलने की प्रक्रिया एन्क्रिप्शन कहलाती है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में सभी खुदरा भुगतानों और यूपीआई प्रणाली के लिए अम्ब्रेला संगठन है। आधार कार्ड प्रणाली यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रबंधित की जाती है और यह 12 अंकों का होता है। डिजी लॉकर में उपयोगकर्ताओं को आधार से जुड़े प्रमाणिक दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए 1 जीबी का मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एसएएस, पीएएस और आईएएस ये तीनों क्लाउड कंप्यूटिंग के मुख्य मॉडल हैं। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीकी पर काम करती है, जो एक वितरित खाता है यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। 5वीं पीढ़ी यानी कि 5G के दूरसंचार नेटवर्क में लेटेंसी बहुत कम होती है और यह मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग केविन एस्टन ने 1999 में किया था। बड़े और जटिल डेटा सेटों से उपयोगी जानकारी निकालने की प्रक्रिया को डेटा माइनिंग कहते हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वह शाखा है जो मशीनों को अनुभव से सीखने की अनुमति देती है। रैंसमवेयर एक ऐसा मैलवेयर है जो यूजर के डेटा को लॉक कर देता है यानी कि एनक्रिप्ट कर देता है और उसे खोलने के लिए फिरौती मांगता है, रैंसम मांगता है। वानाक्राई और पेटिया दुनिया भर में फैले प्रसिद्ध रैंसमवेयर हमलों के उदाहरण है। यह सॉफ्टवेयर जो खुद को वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है लेकिन सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, टॉर्जन हॉर्स कहलाता है। ई गवर्नेंस सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार का मुख्य प्लेटफॉर्म उमंग ऐप है। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जो ऑनलाइन शिक्षा और मुफ्त ई लर्निंग प्रदान करता है। क्वांटम कंप्यूटर सूचना को प्रोसेस करने के लिए बिट्स के बजाय क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं।
भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 साल 2008 में PSLV C-11 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रयान 3 का हिस्सा है। इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का नाम नाविक है, जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, 0 या 1 पर काम करती है। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ या शुरुआती पृष्ठ होम पेज कहलाता है। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66C पहचान की चोरी के लिए सजा का प्रावधान करती है। तो ये रहा आपका कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस। बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपी लेखपाल एग्जाम 2026। आप तैयारी करते रहिए और जितना मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है वो बहुत ही आपके सिलेबस पर आधारित है और बहुत अच्छा है। टू द पॉइंट चीजें आपको बताई गई हैं, पूरा सिलेबस मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखिएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। निरंतर परिश्रम करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, बस लगे रहिए। रही बात इस वीडियोस की PDF की और हमारे चैनल की जितने भी वीडियोस हैं उनकी PDFs की, तो स्क्रीन पर आपको एक WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, वहां आप मैसेज करके हमारे सारे वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और लगातार परिश्रम करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रातों की मेहनत, दिन का ये जोश, सपनों को जीने की दिल में है खोज। ज्ञान की शक्ति से बढ़ता विश्वास, अब जीत है लिखनी, आना है पास। क्विक रिवीजन क्लासेस, सपना सच होगा। क्विक रिवीजन क्लासेस, अब तू ही टॉपर होगा। क्विक रिवीजन क्लासेस, जीत हमारी। क्विक रिवीजन क्लासेस, जीत